Hello everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshu Gupta, currently a final year MBA student at Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. In this series of video lectures, we are talking about the community medicine. And just a reminder before starting the video, all these video lecture contents are taken up from the standard textbook of community medicine, the KPAR. So we are doing epidemiology of communicable diseases. अभी हम इसमें respiratory infections कर रहे हैं. Respiratory infections में भी हमने smallpox, chickenpox, मीजल्स एंड रूबेला कर लिया है. इस वीडियो में हम मम्स की बात करेंगे. अब मम्स में मैंने ये पिक्चर यहाँ पे रखी है. इसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है. इसके गाल पे स्वेलिंग है एक साइड, और जिसकी वजह से स्वेलिंग की वजह से जो ईयर लोब्यूल है वो भी एलिवेट हो रहा है, लिफ्ट अप हो रहा है. ठीक है, आगे हम देखेंगे क्यों हो रहा है ये. ठीक है, मम्स की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एक्यूट इन्फेक्शन होता है और आरएनए वायरस से होता है. ठीक है, फैमिली अगर बात करें वायरस की तो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली है. पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के जितने भी वायरसेस होते हैं उनका एक प्रेडिक्शन होता है, मतलब अफेक्शन होता है टुवर्ड्स ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स एंड नर्वस टिश्यू. तो या तो ये ग्लैंड में जाके मतलब मल्टीप्लाई करेंगे या तो नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, क्लिनिकली अगर डिसीज़ की बात करें, प्रेजेंट कैसे करता है क्लिनिकल डिसीज, तो नॉन सेपरेटिव इनलार्जमेंट कराता है. ये नॉन सेपरेटिव मतलब नॉन पस फॉर्मिंग इनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, आइदर वन साइड और आइदर बोथ साइड ऑफ द ग्लैंड. जैसे कि मैंने इस इमेज दिखाया था, तो इसमें ये क्या है, पैरोटिडाइटिस है. ये पैरोटिडाइटिस, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है इसमें, एक साइड नॉन सेपरेटिव, और अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करता है ये. और मॉर्बिडिटी हाई होती है बट मॉर्टिलिटी इज़ वेरी लो. मरेगा नहीं कोई इससे, बट सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट. एजेंट में अगर हम बात करें, मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस होता है, ये आरएनए वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल दोनों होते हैं. मैंने बताया था ऐसी डिसीजेज जिसमें सब क्लिनिकल केसेस नहीं होते हैं, MTR लास्ट वीडियो में मैंने नोट दिया था, याद होगा. ठीक है, इन्फेक्टिविटी की बात करें तो सिम्टम्स आने के 4 दिन पहले और 7 दिन बाद तक इन्फेक्टिव पीरियड रहता है इसका. ग्रेटेस्ट जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लेमेशन. जैसे पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है उससे पहले सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होती है. सेकेंडरी अटैक रेट इज़ वेरी हाई, 86%. ठीक है, होस्ट की बात करते हैं कि इफेक्ट किसको करता है. एज, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, मैंने इसलिए बच्चे की फोटो लगाई थी इसलिए आपको याद रहे. ठीक है, 5 से 9 साल के बच्चों में, प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं उनमें होता है. और अगर एडल्ट्स में होता है तो मोर सीवियर होता है. एडल्ट्स में होता है तो मोर सीवियर क्यों होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा. इम्यूनिटी की बात करते हैं. वन अटैक गिव लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी. अगर एक बार अटैक हो गया तो आपके पास इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी. इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सीजनल ट्रेंड, वही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो विंटर में ज़्यादा होते हैं. एपिडेमिक साइकिल 2 से 5 साल पे देखने को मिलती है. एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स इसमें बहुत सिंपल से थे. अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की. ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जब भी हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन होता है. ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मोस्ट कॉमन होता है, इससे ही यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है रेस्पिरेटरी डिसीज के केसेस में. इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 वीक का होता है. अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें तो मम्स इज अ जनरलाइज्ड वायरस इन्फेक्शन. जनरलाइज्ड वायरस इन्फेक्शन होता है. सब क्लिनिकल केसेस बहुत लार्ज होते हैं, 30 to 40% सब क्लिनिकल केसेस होते हैं जिनमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते बट वो डिसीज स्प्रेड करते रहते हैं. इसलिए मम्स काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होता रहता है और पता नहीं चलता. ठीक है, इन क्लिनिकल अपेरेंट केसेस इट इज़ करेक्टराइज बाय पेन. अब जिसमें सिम्टम्स आ रहा है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. पेन एंड स्वेलिंग इधर वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड. मैंने बताया था एक साइड स्वेलिंग होगी या तो दोनों साइड स्वेलिंग हो सकती है पैरोटिड ग्लैंड की, जिसकी वजह से पेन होता है. ठीक है, और सबलिंगुअल और जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं. ईयर एक होता है क्यों, यहाँ पे जब स्वेलिंग होगी पैरोटिड ग्लैंड की तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को पिंच करेगी और इसलिए ईयर एक होता है. मम्स की बात करें तो ये टेस्टिस, पेनक्रियास, CNS, ओवरीज, प्रोस्टेट, सारे अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है. सीवियर केसेस में फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है और अदर कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, और ये 3 से 4 दिन 5 दिन तक रहते हैं. स्वेलिंग सबसाइड स्लोली ओवर 1 to 2 वीक्स. स्वेलिंग मतलब जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये 2-3 दिन और 4 दिन तक मैक्सिमम स्वेलिंग होती है, फिर 1-2 हफ्ते में ये स्वेलिंग सबसाइड कर जाती है और डिसीज अपने आप रिजॉल्व हो जाती है. कॉम्प्लिकेशन अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो पैरोटिडाइटिस हो रहा है और ऑर्काइटिस हो रहा है. ऑर्काइटिस मतलब टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ओवराइटिस हो रहा है. पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है. मेनिंगो एनसेफलाइटिस मतलब मेनिंजाइटिस प्लस एनसेफलाइटिस हो रहा है. ये सारे के सारे न्यूराइटिस हो रहा है. सारे इन्फेक्शन मतलब सब जगह इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है. टेस्टिकुलर स्वेलिंग्स की अगर हम बात करें तो टेंडनस ऑर्काइटिस होता है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होता है, विच इज़ मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा सलाइवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द मम्स इन एडल्ट्स. तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट क्या होता है. सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है, और सेकंड मोस्ट ये बोल सकते हो या फिर मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा सलाइवरी इन्वॉल्वमेंट होता है तुम्हारा टेस्टिस में, जिसको हम ऑर्काइटिस बोलते हैं.
यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस है, इसमें इम्पोटेंसी नहीं होती है, पोटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। मम्स इज अ लीडिंग कॉज ऑफ पेनक्रेटाइटिस इन चिल्ड्रन। अब मम्स क्या क्या और कराता है, लीडिंग कॉज होता है पेनक्रेटाइटिस का इन चिल्ड्रंस में, ठीक है। इट इज़ अ यूनिलैटरल इन अबाउट 75% केसेस। मम्स जो है यूनिलैटरल होता है, एक साइड के पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है 75% ऑफ केसेस। 25% ऑफ केसेस में दोनों साइड के पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। वन ऑफ द मेन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ सेंसरी न्यूरल डेफनेस। बच्चों में जो सेंसरी न्यूरल डेफनेस होता है उसका वन ऑफ द मोस्ट कॉज है मीजल्स, जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल डेफनेस देखने को मिलती है। मम्स इन्फेक्शन in the first trimester of pregnancy is associated with 20% incidence of spontaneous abortion। अगर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मम्स का इन्फेक्शन हो रहा है तो 25% चांसेस है कि वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगा, मिसकैरेज हो जाएगा बेबी। बट ये याद रखना, मम्स इज नॉट रिलेटेड विद द कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज। तो मम्स में कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज नहीं होती है और इम्पोटेंसी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इम्पोटेंसी नहीं होती है, ये याद रखना। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन में। जैसे कि मैंने बताया पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और ये देखो टेस्टिस का ऑर्काइटिस हो रहा है, टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, बट इम्पोटेंसी नहीं हो रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मम्स वैक्सीन की बात करते हैं। मम्स वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। इसके ढेर सारे स्ट्रेन्स होते हैं, जिसमें से हमें केवल और केवल जेरेलिन याद रखना है। बाकी स्ट्रेन आप देख सकते हैं RIT 4385, लेनीगार्ड 3, एल्जेब्रिन, यूरेबिन, और जो यूज़ नहीं करते हैं हम, ये भी लिखा हुआ है होशिनी, टोरी, NKM 46 स्ट्रेन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल और केवल क्या रखना है? जेरेलिन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने जेरेलिन याद करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्टेटमेंट में क्या है कि जो रूबिनी मम्स वैक्सीन स्ट्रेन होता है, WHO बोलता है कि आपको रूबिनी मम्स वैक्सीन स्ट्रेन यूज़ नहीं करना है, बिकॉज उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है। तो WHO ने बोला है बस कि ये वाला स्ट्रेन नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और सिंगल डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर जो है दिया जाता है, ठीक है। और अगर एक डोज देते हैं तो 95% वैक्सीनीज में हमें एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। द करंट, ये देखो मैंने बताया था ना क्वेश्चन, द करंट मम वैक्सीन स्ट्रेन इज जेरेलिन हैज़ लोएस्ट एसोसिएटेड इंसिडेंस ऑफ पोस्ट वैक्सीन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। लाइव वैक्सीन है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बट जो जेरेलिन स्ट्रेन है वो लीस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है कॉम्प्लिकेशन से। कौन सा कॉम्प्लिकेशन? पोस्ट वैक्सीन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब ये मोनोवैलेंट भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। जेरेलिन स्ट्रेन होता है, लाइव एटेनुएटेड होती है, 0.5 ml होता है, और इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस देते हैं। अगर वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप वैक्सीनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन की बात करें, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है तो लाइव वैक्सीन के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं, वही सेम। सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, एक्टिव डिसीज, प्रीवियसली एलर्जिक रिएक्शन और प्रेगनेंसी, ये सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं वैक्सीनेशन के फॉर लाइव वैक्सीन। मम्स सर्विलेंस की बात करते हैं। मम्स को सर्विलेंस करना है, हमें पता करना है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितनी मम्स डिसीज़ प्रेवलेंस इंसिडेंस क्या है, उसका सर्विलेंस हमेशा करना पड़ता है। अब हम सर्विलेंस करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि केस क्या है। कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल को हम मम्स केस कब बोलेंगे, तो WHO ने एक केस डेफिनेशन दी है। WHO रिकमेंड्स द फॉलोइंग केस डेफिनेशन फॉर मम्स सर्विलेंस: अ क्लिनिकल केस, लेबोरेटरी कन्फर्म केस और एपिडेमियोलॉजिकली कन्फर्म्ड केस, ठीक है। क्लिनिकल मम्स क्या होता है? क्लिनिकल मम्स क्या होता है? जिसका हमने लैब डायग्नोसिस नहीं किया बट क्लिनिकली उसके पूरे सिम्टम्स मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मम्स। अ पेशेंट विद क्लिनिकल मम्स प्लस लेबोरेटरी कन्फर्म्ड, अगर कोई पेशेंट के क्लिनिकल मम्स है प्लस हमने उसका लैब डायग्नोसिस कराया और लैब डायग्नोसिस में भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? लेबोरेटरी कन्फर्म्ड मम्स बोल देंगे। बट एपिडेमियोलॉजी, ये एक नई टर्म है या फिर कुछ नया है, ये नया देखने को मिलेगा आपको कि एपिडेमियोलॉजिकल कन्फर्म क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी कन्फर्म ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके दोस्त को मम्स है जो कि लेबोरेटरी कन्फर्म्ड है, बट आप उसके एसोसिएशन में हो, आपने लैब टेस्ट नहीं कराया बट आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अ पेशेंट विद क्लिनिकल मम्स हु इज एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड विद हर लेबोरेटरी कन्फर्म्ड मम्स केस, मतलब आपके दोस्त को मम्स है, वो लेबोरेटरी कन्फर्म्ड है, बट आपको क्लिनिकली कन्फर्म्ड मम केस है, लेबोरेटरी कन्फर्म्ड मम्स केस नहीं है, तो आपको बोला जाएगा एपिडेमियोलॉजिकली कन्फर्म्ड मम्स केस, ठीक है। ये है मम्स सर्विलेंस में तुम्हारे WHO ने डेफिनेशन दी है केस की। अब कंट्रोल कैसे करना है मम्स को, ठीक है। डिफिकल्ट होता है मम्स को कंट्रोल करना, क्योंकि मैंने बताया था 30 to 40% सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, ठीक है। तो डिफिकल्ट क्यों होता है? लॉन्ग एंड वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड, 2 से 4 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इतना लंबा, पहली बात तो,
ठीक है। जब तुम्हें वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, उसका डिसीज़ कॉज करेगा, उसके बीच में इतना लंबा टाइम गैप है, उसके बीच में उतना ट्रांसमिशन करेगा वो। प्लस सब क्लिनिकल केसेस 30 to 40% है, जिसकी वजह से तुम्हें कंट्रोल पता ही नहीं चलेगा कि कंट्रोल अब हुआ किसको है, किसको नहीं हुआ है, कंट्रोल किसको करना है, ठीक है। तो स्प्रेड कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है। हाउएवर केसेस, अगर तुम्हें पता चल गया कि जो केस है, तो उसको तुम आइसोलेशन कर सकते हो, ठीक है, डिसइंफेक्ट कर सकते हो उसके आर्टिकल को, इसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स को, और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको सर्विलेंस में रख सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें तुम कंट्रोल में सेम वही लिखते हैं जिसमें सब में वही लिखेंगे, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ अबाउट मम्स। बस एक चीज़, दो चीज़ें याद रखनी है। पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन होता है, पेरिटोडाइटिस होती है, ऑर्काइटिस होती है जिसमें टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है। टेस्टिस में इन्फेक्शन होता है बट इम्पोर्टेंसी नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। प्लस जो है मीजल्स थोड़ी हाईली मतलब डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल है, बिकॉज सब क्लिनिकल केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मम्स वैक्सीन में मैंने बताई थी जेरेलिन स्ट्रेन होता है, ठीक है, और लाइव स्ट्रेन होता है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन वही सेम यूजुअल बताए थे। टॉकिंग अबाउट द वही सेम नोट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मीजल्स में केवल और केवल केस होता है, और मम्स और रूबेला में सब क्लिनिकल केस देखने को मिलते हैं। जिनमें भी सब क्लिनिकल केस देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं आइसबर्ग फिनोमिना। ऐसी डिसीजेज जिसमें आइसबर्ग फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है, यानी कि सब क्लिनिकल केसेस देखने को नहीं मिलता है, वो है MTR, मीजल्स, टेटनस एंड रेबीज। MCQ बन सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग. In the next video we will be discussing about influenza. So thank you for watching.